नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो वेद एकेडमी के माध्यम से टेस्ट सीरीज हमने जो चलाई थी, आज अपने रीट का महाकुंभ का जो अंतिम परीक्षा से पहले परीक्षा थी हूबहू रीट पर आधारित, उसका आपने अच्छे से टेस्ट दिया होगा। और अब आपके जो टेस्ट का सॉल्यूशन है वो YouTube माध्यम से दिया जा रहा है और इसकी आंसर की वगैरह आपके अपने SRK अल्टीमेट क्लासेज जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उस पर मिल जाएगी। आप सभी अपना पेपर अच्छे से दें, ध्यान से दें, अपने अंदर हौसला बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आपको आपके ऊपर विश्वास है तो आप जरूर सफल होगे। चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज के पेपर के सॉल्यूशन की ओर। दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन जो अपनी काबिलियत पर यकीन रखता है एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। यानी आप अपनी काबिलियत पर, अपनी क्षमता पर और अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखते हैं तो आप जरूर एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपने परिपूर्ण अच्छे तरीके से पढ़ा, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और अच्छे से पेपर देख के आना धैर्य के साथ में। चलते हैं अपने मैथ पेपर के सॉल्यूशन की ओर। साइकोलॉजी का पेपर का सॉल्यूशन सर ने करवा दिया है और इंग्लिश का सॉल्यूशन, हिंदी का सॉल्यूशन और संस्कृत का सॉल्यूशन आपके सभी का हो गया है। अब आपके मैथ और पर्यावरण का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। पेपर का लेवल वैसे एग्जाम बेस पे था, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सरल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टाइम लगने वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लग जाते हैं, आप उलझ जाते हो। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। यदि आप उस क्वेश्चन में उलझे रहोगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा और सही क्वेश्चनों को भी गलत कर बैठोगे। तो आप जो प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं उसको पहले हल करें। देखिए पहला क्वेश्चन था आपके 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान का अंतर बताइए। क्या है? सीधा सा है। स्थानीय मान आप सब पढ़ते हो शुरू में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, और जातीय मान जो संख्या है वही उसका जातीय मान है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 6 किस स्थान पे बैठा आपका? 6,000 पे बैठा है, और 4 का जातीय मान क्या आपका? 4 है, और इन दोनों का अंतर आएगा आपके कितना? 5,996। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 738A6A11 से भाज्य है तो एक का मान क्या होगा? यहाँ पे ए थोड़ा डिलीट हो गया। एक का मान क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आपको भाजकता के नियम आना बहुत जरूरी है। 2 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 5 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता, इसके आपकी क्या कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है थोड़ी सी। तो 11 की भाजकता का नियम है विषम स्थानों के और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0। 11 या 11 से विभाज्य हो तो वो 11 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 7, 8 और 6, इन सब का योग कितना होता है आपके? 8 और 6 14, 7 21 होता है। और इधर सम स्थानों के अंकों का योग कितना है? 3 और ए है। ठीक है, ये 21 हो रहा है। अब आपके एक संख्या 3 है तो आपके 21 में से 3 जाते तो आपके कितने बचते हैं? 18। यानी इन दोनों अंकों का योग आपके 18 होना चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ पर 6 रखो नहीं आएगा, 3 रखो नहीं आएगा, 1 रखो नहीं आएगा, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ भी 9 रखोगे, यहाँ भी 9 रखोगे, 9 9 18, 18 और 7 21, और 21 में से 21 जाएगा तो 0, और 0 बच रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे सीधा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका महसे 5 है, तो उस संख्या का लसे ज्ञात करना आपको। देखो सीधा सा है, लसे महसे आपको आना चाहिए। महसे क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, और लसे क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लसे इंटू महसे। क्या हो जाएगा? लसे इंटू महसे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल कितना है आपके? 1600 है, दिया हुआ है, ये डायरेक्ट बिना गुणा किए, और अलग अलग संख्याएं आए तो भी आपको गुणा कर लेना है। पहली संख्या इतनी दे दे, दूसरी संख्या इतनी दे दे, लसे इतना, तो महसे ज्ञात कीजिए, या लसे दिया हुआ आ जाए आपको, महसे दिया हुआ आ जाए तो लसे पहुंचेगा।
ठीक है। या दूसरे तरीके से भी आपको पहुंच सकता है, अलग अलग संख्याएं देके भी मैथ से पहुंच सकता है, लेस से पहुंच सकता है, इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें आपके क्या दे रखा है, मैथ से 5 दे रखा है, हमने लेस से मैथ से पीछे अपने जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसमें भी अलग अलग टाइप के बहुत शानदार क्वेश्चन दिए। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पिछली टेस्ट सीरीज और ये क्वेश्चन सारे देख लोगे तो लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन इनसे संबंधित जरूर आएंगे कंप्लीट, ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनके लेस से ज्ञात कीजिए, तो आपको लेस से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पक्षांतरण का नियम आना जरूरी है। कोई संख्या बराबर के इधर से उधर जाती है तो उनका साइन चेंज हो जाता है। ये गुणा में तो इधर आती, किसी में हो जाएगी भाग में, और आप इसमें 5 का भाग दोगे तो आपके आंसर क्या आएगा, 320 प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, रोहित ने 200 में से 166 अंक प्राप्त किए। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। आपके जितने भी एग्जाम वगैरह होते हैं जिसमें आप परसेंटेज देखते हो, कोई से भी एग्जाम में आपके कितने परसेंट बढ़े आपको पूछा जाता है, तो तन टीचर भी कैसे नंबर देता है आपको, 10 में से 5 नंबर आए या 100 में से आपके 66 नंबर आए, 65 नंबर आए, तो इसी प्रकार 200 में से कितने आए, 200 में से 166 नंबर आए आपके। ठीक है, और इसका सीधा सा परसेंटेज निकालना, परसेंट का मतलब 100 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। 2 0 से 2 0 गया राम जी के, 2 का भाग दे दो तो आपके होएगा 2 8 16, 2 3 6, 83%, 83% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, रागिनी को 480 में बेचकर, रागिनी को एक रेडियो 480 में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको पीछे वाली टेस्ट सीरीज में बताया था, पहले का मूल्य दे रखा है और बाद का मूल्य निकालना हो तो आपको सीधा सीधा 100 के गुणांक बटे में रख के हल करना है, 120% निकालना है। और यदि आपको पहले का मूल्य निकालना है और बाद का मूल्य दे रखा तो आपको 100 के बराबर वस्तु को रखना है। ठीक है, 100 को ऊपर रखना है और 120 को नीचे रखना चाहिए, कोई सी भी हो तो आप, और परसेंट भी आपको 100 से डायरेक्ट घटा के बढ़ा के हल करना है, आपको 2 बार हल नहीं करना है। 20% लाभ है, इसका मतलब 120 हो गया। ठीक है, वस्तु कितने की, 140 की, इनटू आपको पहले का मूल्य निकालना तो आपको 100 के बराबर निकालना, 100 ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आपके 1 0 से 1 0 गया, 12 84, ये कट जाएगा और आपके बच जाएंगे 700 आंसर आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 800 का ब्याज 4 वर्षों में कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 160 रुपए हो जाएगा। कितने का ब्याज, 800 का ब्याज, मूलधन दे रखा आपको, समय दे रखा आपको, ब्याज दे रखा है, क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है, आपका हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटेवा मूलधन इंटू समय, और आपको दर दे रखी हो तो मूलधन इंटू नीचे दर हो जाएगा, और ब्याज दे रखा हो तो सीधा सा सूत्र है ब्याज बराबर पीटीआर बटेवा 100। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। ये हो जाएगा आपका 160 इंटू 100 बटेवा 800 इंटू 4, 2 0 से 2 0 गया राम जी के, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 20 हो गया आपके, और 4 पंजो 20, ये 5% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक झोले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे के 1:2:4:5 के अनुपात में सिक्के हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। इनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सीधी सी बात है, जो भी अनुपात दे रखा है इन अनुपातों को आपको अक्स के रूप में लिखना है और इनको रुपयों में बदलना है। किस में बदलना है, रुपयों में बदलना है। ठीक है, तो आपके इन सबको अक्स में बदल दो तो 1 का हो जाएगा अक्स प्लस 2 का हो जाएगा आपके 2 अक्स, 2 का हो जाएगा आपके
2 अक्स और 3 का हो जाएगा आपके 4 का हो जाएगा 4 अक्स और 5 का हो जाएगा आपके 5 अक्स। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो पैसे दे रखे हैं इन पैसों को आपको रुपए में बदलना है। जितने पैसे दे रखे हैं उनको रुपए में बदलना, तो ये तो रुपया पूरा ही है तो बटेवा में 1। इधर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो रुपए में बदल जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो किस में बदल जाएगा, रुपए में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 आ जाएगा बटेवा में। इधर आपके 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो आपके किस में बदल जाएगा, रुपए में। और इधर 20 पैसे के कितने सिक्के, 5 सिक्के, और बराबर इन सब का योग कितना आपके 200 है। ठीक है, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपके आएगा ये कितना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जोड़ो, इन सब का लघुत्तम आएगा कितना 20। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दोगे आप, एक बार जाएगा ये हो जाएगा आपके 20 अक्स, इसका इसमें भाग दोगे, बिन आपको हल करना आना जरूरी है। ठीक है, तो 10 को 2 से गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा आपके 10 दूना 20 अक्स। फिर आप 4 का भाग 20 में दोगे तो 4 पंजो 20। ठीक है, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजो वापस 20 अक्स हो जाएगा। इधर वापस 5 का भाग आप 20 में दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 को आप 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजो 20 अक्स हो जाएगा। और बराबर में आपके कितने 200, इन सबको जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे कितने 80 अक्स बटेवा 20 बराबर 20। ओके, अब ये इसको आप उधर भेजोगे तो आए गुणा में तो किस में हो जाएगा, भाग में तो गुणा में हो जाएगा 20 400, और 400 में आप 80 का भाग दोगे तो ये 4000 हो जाएगा। सॉरी 20 400 200 यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 पंजो 40। तो आपके इनकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी 50। आपके एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब आप जिस पैसे का ये आपकी संख्या पहुंच रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, या 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपको इनसे गुणा करते आपके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। अनुपात से गुणा कर दो। आपके 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पहुंच रहा है, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना 2 है, तो आप 2 से गुणा कर दो, 2 से, तो 50 दूनी 100 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी तो आपका एक्स का मान डायरेक्ट कितना आया 50, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो आपका 4x है, तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, आपके 200 आंसर हो जाएंगे। और 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो आप 5 से गुणा कर दो, 55 25 250 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई सा भी मूल्य निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कोण वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपता है, आपका एक कोण पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पीछे वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें कोण के अलग अलग टाइप के सवाल दिए। 2 समांतर रेखाओं को एक रेखा तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर कौन कौन से कोण बनते हैं, सारे कोणों का मैंने विस्तृत रूप से बता रखा है। अपने पीछे वाले टेस्ट सीरीज में जाके देख सकते हो, मैथ की टेस्ट सीरीज में। ठीक है, दी गई आकृति में अक्ष और वाई का मान क्रमशः, मैंने आपको बोला था पेपर को ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी ध्यान से देना है। हो सकता है आपके आंसर मिल रहे हो लेकिन वो दूसरे आंसर में भी मिल रहे हो, इस चीज का आपको ध्यान में रखना। अभी भी आपने 1 2 ने गलती कर दी है। दी गई आकृति में अक्ष और वाई का मान निकालना है। अब आपने अक्ष और वाई के मान सही निकाल लिए हैं, फिर भी आपने गलती कर दी है, क्योंकि 50 और 80 इसमें भी दे रखा है और 80 और 50 इसमें भी दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ने में गलती कर दी। आपको पहले एक्स का मान बताना है, फिर किसका बताना है, वाई का मान बताना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर शीर्ष अभिमुख कोण बढ़ता है, ये 80 होएगा तो आपके ये भी कितना होएगा 80 डिग्री। और आप सब जानते हो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2 कोण यदि आपके पास में है तो तीसरा कोण दौड़ता हुआ आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आपके 8 और 5 13 130, 180 से में से घटाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो अक्ष का मान आपका कितना है 50 डिग्री है और वाई का मान कितना आपका 80 डिग्री है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही होएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका,
क्वेश्चनों को आपको सारे को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ के उत्तर देना है। ऐसे नहीं आप उत्तर निकाल दो फिर भी आंसर गलत भर के आ जाओ तो फिर आपको दिमाग में ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाएगी। भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपको वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। भुजा की लंबाई 16 है तो परिमाप वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 4 इंटू भुजा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा। 16 चौक 64 हो गया इसका परिमाप। कितना हो गया? 64। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर होता है और परिमाप का सूत्र 4 इंटू भुजा होता है। ऐसे आपके समतलीय आकृतियों के सारे सूत्र आपको याद होना जरूरी है। आयत का, त्रिभुज के छोटे छोटे सूत्र ये सब आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3.5 सेमी व्यास वाली वृत्त की परिधि क्या है? व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, परिधि ज्ञात करनी है तो यहाँ पर व्यास दे रखा तो आप सीधा सा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, पाई गुणा व्यास, सीधा सा फॉर्मूला इसका पाई गुणा व्यास। ठीक है, और आपको यदि त्रिज्या दे रखी हो तो भी आप निकाल सकते हो। वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। सीधा सा फॉर्मूला है। आप 3.5 को 22.7 से गुणा करोगे 22/7 से तो आपके आंसर कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर आपके सही आंसर होगा। निम्नलिखित आंकड़ों से आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालना हो, औसत निकालना हो तो सीधा सा है आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। जितने भी आपको आंकड़े दे रखे हैं इन सबको जोड़ के आपको क्या करना है? इनकी संख्या का भाग देना है। 1 2 3 4 5 6 का भाग देना सबको जोड़ के। ठीक है, इन सबकी जोड़ में आप 6 का भाग दोगे तो आपके आंसर कितना आएगा? 13.33। कितना आंसर आएगा? 13.33 आपके आंसर आएगा। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेमी है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? आपको गणित का सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। जो आपको मान दे रखा है वही सूत्र लगाना है। सीधी सी बात है, ज्यादा उलझना ही नहीं है। गणित में ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप चलो आप आंसर तक पहुंच जाते हो। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा तो घन क्या होता है? घनाभ क्या होता है? बेलन, ये भी आपके एग्जाम में दे रखा है। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, इनके भी आपको सारे सूत्र याद होना जरूरी है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपके 6 भुजा स्क्वायर। क्या है दोस्तों? 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 96 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 6 गुणा में तो जाती किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 96 आपके 6 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे दो तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 छक्की 96। अब भुजा स्क्वायर बराबर आपके 16 आया। भुजा स्क्वायर बराबर कितना आया? 16 आया। अब इस भुजा का हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस 16 का रूट निकालने के बाद में आपके आंसर आएगा कितना? 4 आएगा। और यही आपको पूछना चाह रहा है कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आपके इस घन की भुजा की, घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार होता है। और ऐसे कितने फलक होते हैं अपने घन में? 6 फलक होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होती हैं और 12 कोरे होती हैं। कोर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है आपके? 4 सेंटीमीटर आया। एक आयताकार पार्क 45 सेंटीमीटर लंबा है तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में जबरदस्ती लोड ले लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आपको एक बार कोर्स को एग्जाम देने जाने से पहले कंप्लीट पढ़ना जरूरी होता है। यदि आपने एक बार कोर्स को पूरा रिवीजन कर लिया है तो आप बहुत सारी चीजें सही करके आते हो परमानेंट। ठीक है, एक आयताकार पार्क है। पार्क कैसा है? आयताकार होता है ना। आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपके 45 गुणा 30 मीटर चौड़ा है। 45 लंबाई है, 30 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर क्या बना हुआ है?
चारों ओर इसके एक रास्ता बना हुआ है और आपको ज्ञात भी क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस रास्ते की चौड़ाई आपकी कितनी, 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी इसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर है चारों तरफ। कितनी है, 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो अब ये आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि ये जो माप है एक साइड नहीं बढ़ रहा है, दोनों साइड में बढ़ रहा है, यानी 2.5 ही इधर बढ़ रहा है और 2.5 ही इधर बढ़ रहा है, बाहर वाला जो पूरा आयत बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 2.5 ये 2.5 ये, टोटल 5 सेंटीमीटर की इसकी टोटल 5 मीटर की इसकी लंबाई बढ़ गई। तो 45 और 5 कितना हो गया, इसकी लंबाई अब 50 सेंटीमीटर हो गई यहां से यहां तक। इधर भी चौड़ाई आपके 5 बढ़ जाएगी, 2.5 ये 2.5 ये, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 35 होगी। अब सीधा सा फॉर्मूला है, आपको सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बड़े वाले आयत में से आपको ये वाला भाग क्या कर देना है, हटा देना, तो ये रास्ता बच जाएगा। सीधी सी बात है, ये वाला भाग हटा तो इस आयत का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो आपके सिर्फ रास्ता बच जाएगा। यही बात है ना। तो आपको गुणा करना है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 50 इंटू 35 में से माइनस करना आपको क्या, 45 इंटू 30, क्या माइनस करना है, 45 इंटू 30 माइनस करना, तो आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपका 35 पंजो कितना होता है, 175 होता है, और ये लाडू का लड्डू यहाँ पर 1750 इसका आ गया, और 45 दिया कितना होता है, 135 होता है, ये लाडू यहाँ पर रख दो। अब आपको 1750 क्षेत्रफल में से कितना घटाना, 1350 आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका, 400 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये रास्ते का क्षेत्रफल आपके कहाँ दिक्कत है। फिर भी आप ऐसे क्वेश्चनों में यदि उलझ जाते हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य के साथ में काम में लेना है, इसको स्किप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ऐसे नहीं आंसर नहीं आ रहे तो आप उलझते ही चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। एक समय से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा आपके, प्रत्येक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है कि आपका कोई सा भी टॉपिक छूटे नहीं। देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो आपको ध्यान में रखना है कोई सा भी गणित का सवाल हल करने से पहले इकाई सेम होना जरूरी है, ध्यान रखना। किलोमीटर मीटर देखना, इधर किलोमीटर दे रखा है इधर मीटर दे रखा है, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, इसमें समय ज्ञात करनी है, और समय ज्ञात करना आपको, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटेवा चाल होता है। दूरी बटेवा क्या होता है, चाल होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो आपको इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि आपको मीटर में दे रखा है इधर, ठीक है। 36 को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 36 इंटू आपको 5/18 करना है। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आपको 18/5 से गुणा करना है। ये आपको इकाई बदलने का तरीका है चाल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 18 दूना 36 और 5 दूनी 10, तो आपकी ये चाल हो गई 10 मिनट प्रति सेकंड, 10 मिनट प्रति सेकंड हो गई। अब आपको सीधा सा फॉर्मूला में मान रख देना है, इधर आपकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर बढ़ेगा, इधर चाल कितनी है आपके 10 मिनट प्रति सेकंड, 10 का भाग दोगे तो 10 दही आपके 100, 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे इकाई यदि सेम नहीं हो तो आपको इकाई को सेम करनी है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, आपको मिनट प्रति सेकंड में बदलना है, और मिनट प्रति सेकंड को यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सांख्यिकी वाली प्रश्नावली से था, दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता टेली चिन्ह को कौन सा निरूपित करता है। आप बारंबारता वाली टेबलें बनाई होंगी क्लासों में, ठीक है। 9वीं 10वीं में 8वीं में भी ये दे रखी है आपकी प्रश्नावलियों में। बारंबारता टेली बनाते बहुत सारे व्यक्तिगत श्रेणी के जो खुले आंकड़े दिए हुए थे उसको हम टेबल में एकत्रित रहते, 5 इतनी बार आया, 6 इतनी बार आया, उनको टेली करने के लिए आप बंडल बनाए होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे डांडिया खींचते हो, 1 2 3 4 डांडिया खींची,
फिर आपको मतलब गिनने के लिए, आसानी बनाने के लिए एक डांडी को ऐसे तिरछी खींच देते, हम 5-5 का बंडल बनाते थे, ठीक है। और आगे और है तो फिर 4 लाइनें खींचो, फिर और आडी लाइन खींचो, ऐसे हम 5-5 का बंडल बनाते थे। तो हम इसको इससे निरूपित करेंगे, ठीक है। तो आपके इसमें 5 का टेली चिन्ह किसको निरूपित करेगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। फिर आपके राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM, ध्यान रखना शाम का टाइम दे रखा है, ठीक है। 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे और 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य स्थान पर पहुंचने का वहां का समय क्या है, यानी वहां पर किस टाइम पे पहुंचेगी, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सवाल है, तो इस टाइम में डायरेक्ट इतना समय लग रहा, तो ये जोड़ दो। और टोटली रेलवे में कितने घंटे का टाइम होता है? 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे से ज्यादा आता है तो आप 24 घंटे लेस कर दो, कम आता है तो आपका ऑटोमेटिक वही आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 7:29 में 17 और 42 जोड़ देना है, ठीक है। 8, 9, 10, 11 हासिल का है 4, 2, 4, 1, 7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 7, 7, 14 और हासिल का 1। लेकिन ध्यान दो, इधर मिनट आपको पता है 60 मिनट से ज्यादा होता ही नहीं है, तो ये इधर का इधर आ जाएगा। तो 60 मिनट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 बजकर कितना, 11 मिनट। अब देखो 25 तो बजती नहीं है, 24 बजती है, तो आपको 24 घंटे को इसमें से लेस कर देना है। 24 घंटे को लेस करोगे तो आपके बच जाएगा 1 घंटा और 1:11 मिनट पर पहुंच जाएगी शाम को, वापस 24 घंटे बाद में पहुंचेगी ना। तो ये 1 बजकर यानी दोपहर के बाद में 24 घंटे का टाइम होता है रेलवे में। रात की 12 बजे से 0 बज जाती है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दिन की 12 के बाद में वापस 1 नहीं बजती है, 13 बजती है। क्या बजती है? 13। तो वापस 13, 14, 15, 16 ऐसे बज जाती है, ठीक है। तो इसमें जो टाइम दे रखा है उसके अनुसार आपके समय क्या आएगा, 1:11 PM पर पहुंचेगी, ठीक है। AM तो होएगा नहीं, PM होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा 11,1111 संख्या है? बहुत सी बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इजी है लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर जाते हैं। तो सीधा सा है 11,1111, कौन सा आपके बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन मैंने चेंज कर दिया। 11,1111 का प्रतिनिधित्व कौन सी संख्या करती है? 11,000 मैं लिख दूं 11,000 1111 का कौन सी संख्या प्रतिनिधित्व करती है? ऑनलाइन वाले कमेंट में दें, ठीक है। क्योंकि इसमें से तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, लेकिन ऑप्शन आपके इसमें आएगा 12,111, ठीक है। ये कैसे आया, आपको सॉल्यूशन डालने की कोशिश करनी है। आयत चित्र प्रदर्शित करता है, आयत चित्र किसको प्रदर्शित करता है? असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को। आयत चित्र आपने बनाए होंगे ग्राफ में, ठीक है। ये अपने आयत चित्र होते तो अधिकतर x अक्ष और y अक्ष के इस प्रथम चतुर्थांश में बढ़ते सारे, ऐसे आपने बनाए होंगे आयत चित्र की। यानी जो पहले वाला आयत चित्र और दूसरा वाला चित्र उसकी दीवार एक ही होती है, ऐसे आपने बनाए होंगे। तो ये कौन सी इसको अपने बारंबारता को प्रदर्शित करेगा? अवर्गीकृत बारंबारता को, सतत वर्गीकृत बारंबारता को, इनमें से सभी को। तो ये अपने जो सतत वर्गीकृत बारंबारता है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति तार्किक, अलंकारिक, कठिन या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो गणित को तो आप जानते हो, इजी क्वेश्चन था। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। कोई चीज में डाउट हो तो आपको कमेंट में टाइप करें, आपका डाउट जरूर दूर किया जाएगा, ठीक है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। वैसे पेपर बड़ा है, ज्यादा सॉल्यूशन में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नहीं बता के सब समझा रहा हूं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है।
तो गणित के सूत्र आपको पता है किस रूप में चलते हैं, गणित मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। कैसे चलती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। धीरे धीरे मतलब बच्चा क्या है, पहले डायरेक्ट चीज को देखना सीखता है, फिर बाद में धीरे धीरे अमूर्त की ओर चलती है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता है, गणना है, अंक लिखना भी है। कौन सा नहीं है इसमें से? आपके संरक्षण नहीं है। संरक्षण मतलब रक्षा करना का, ऐसा कोई इसमें गणित का महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है, गलत है ना। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। किसके द्वारा बढ़ा सकता है भाई गणित का अध्यापक? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास, बार बार अभ्यास करवाएं। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा आपके सही होएगा? शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है मूल्यांकन? मूल्यांकन, आकलन, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इस टॉपिक में से जो भी आपके 2-3 ही सब्जेक्ट हैं, पर्यावरण है, गणित है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, निदानात्मक, ये आपको सभी पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसमें उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए ऐसा कोई नहीं होता है। कक्षा में प्रोन्नति, सिर्फ कक्षा में उन्नति के लिए नहीं, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए नहीं, तो बच्चे की उपलब्धि की जांच के लिए मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष समर्थी अवरोधन का संभावित संकेत क्या है? चाक्षुष समर्थी क्या होती है? सबसे पहले तो ये जो साइकोलॉजी के शब्द होते हैं, इनको आपको समझना जरूरी। जब भी आपके ऐसे कुछ शब्द आए, इन शब्दों का आपको जरूर विश्लेषण करना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चाक्षुष समर्थी का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर याद करना, ये चाक्षुष समर्थी होती है। जैसे हमने किसी हाथी को देखा, उस हाथी की अपने दिमाग में अवधारणा बिठाना, उसको याद रखना। छोटे छोटे बच्चे किसी भी चीज को पहली बार में देखते हैं तो उसकी अवधारणा देखकर बिठाते अपने दिमाग में, वो चाक्षुष समर्थी होती है। तो अवरोध का संभावित संकेत क्या है? संख्या रेखा पर प्रयोग करने में कठिनाई, नॉर्मल बात है, हो सकती है, नहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, या गणित से संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता। तो ये आपका विस्तृत उत्तर हो गया। कोई भी गणित से संबंधित तथ्य है, उनके संधारण की अयोग्यता या समय बताने में कठिनाई। उसको यदि टाइम पूछा जाए तो उसको टाइम बताने में क्या हो? कठिनाई हो, यानी उसको देखकर उसको बताने में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो चाक्षुष समर्थी का उसमें यह अवरोध है, तो आपकी इसमें डी आंसर सही होएगा। कौन सा सही होएगा? डी आंसर। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? सीधा सा है, तो सबको आगे होगा। वैसे भी स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, या गणित का ज्ञान ही नहीं है, या जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो जोड़ का तो इसमें फैक्ट्री नहीं लग रहा है। गणित का ज्ञान नहीं होता तो वो 550 भी नहीं लिख पाता, क्योंकि 550 भी तो गणित में आता है। और संख्याओं का ज्ञान होता तो वो 550 कैसे लिखता? लेकिन उसको सिर्फ स्थानीय मान की अवधारणा सही से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसको इकाई, दही, सैकड़ा, हजार जो आप बोलते हो वो उसको सही से नहीं आता है, इसलिए वो 550 लिख देता है। छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं, जब आप टीचर बनाओगे तब उनको बोलोगे लिख बेटा 5550, तो वो आगे ना बोर्ड पर कहीं भी लिख रहा सके। ठीक है, तो ध्यान रखना ही बात को। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वयं सीखने की विधि, स्वयं बच्चा कैसे सीखता है? किसी भी चीज को खोज करके सीखता है। इस खोज विधि को हम अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। तो ये आपके इसमें सही आंसर होगा, अन्वेषण विधि। कौन सी विधि?
अन्वेषण विधि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का निरूपण परियोजना विधि के द्वारा बिल्कुल होता है, समाचार पत्र रिपोर्ट के द्वारा समाचार पत्रों की रिपोर्ट देना होता है, सर्वेक्षण के द्वारा बिल्कुल होता है। वाद विवाद का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। आपस में वाद विवाद करना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त रूप से निरूपण नहीं होता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक क्वेश्चन आपके ऐसा भी जरूर आएगा, कोई सी भी भिन्न को हल करने के लिए आपको दे सकता है कोष्टक लगा के, बोर्ड मास के नियम के द्वारा, ये सब तरीकों से आपको भिन्न को हल करना आना जरूरी है। इसके अलावा विभिन्न फॉर्मूलों के द्वारा संख्या पद्धति में बहुत सारे, वैसे आपके इतना नहीं है, नॉर्मली आता है 10वीं तक का स्टैंडर्ड, ठीक है। एसएससी लेवल का इतने फॉर्मूले वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल जो फैक्टर होते हैं आप याद रखते हो तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। देखो 1 से 1/2, 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2, इन सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो सीधे से इनको अगर जोड़ना चाहो तो सीधी सी संख्याओं को जोड़ लो, उसके बाद में आधा आधा अलग से जोड़ दो, डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। तो इन सबको आपको जोड़ोगे तो ये आपके आएगा 1234, कितना आएगा, और आधा 1 और आधा 1 प्लस 2 और जोड़ोगे तो 1236 आपके सही आंसर आ जाएगा। जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जल्दी से जुड़ जाता है, ठीक है। और फिर आपके दशमलव की जोड़ 3.6, 36.6, 3.66 प्लस 0.36 प्लस 3 का मान क्या है, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जोड़ने में भी परेशानी आ जाती है, तो इसका जोड़ने का सीधा सा रूल क्या है, सीधा सा नियम है इसका कि आपको दशमलव को सीध में रखना है, बाकी संख्या उधर दशांश शस्त्रांश शतांश में उधर जाती है तो जाने दो, और इधर आपको इकाई की तरफ से सीध में रखना है दशमलव की इधर से, तो आपकी ऑटोमेटिक जोड़ सही आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी आपकी जोड़ क्या आएगी, इसकी जोड़ आएगी आपकी कितनी, 47.22। देखो इनको जोड़ते हैं ऐसे, 3.6 है ना, और 36.6, फिर आपके 3.66, 0.36 और फिर आपके 3, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 भर दो खाली स्थान में, ऑटोमेटिक इसे हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो आपके आ जाएंगे 47.22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही होएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए। 3 पेंसिल का एक नियम का भी एक सवाल आपके जरूर आता है, ये मैंने एक नियम से डाला है, ठीक है। एक नियम का सीधा सा रूल है, यदि आपको एक वस्तु का मूल्य दे रखा और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछ रहा तो आपको गुणा करना है, और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो और एक वस्तु का मूल्य पूछता तो आपको क्या करना है, भाग करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए, तो आपको 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 6 दर्जन तो बात की बात है, पहले आपको एक पेंसिल का मूल्य पता होगा तभी तो आप 6 दर्जन का ज्ञात कर पाओगे। तो आपको 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा आपका 20/3, ठीक है। अब आपका 6 दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 चक्की 72 हो जाएंगे। तो आपको 72 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, ठीक है। फिर आपके आंसर आ जाएगा इसमें 24 दूना 48 और 1 लाडू का 480 आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, ये आपके गणित का पेपर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम पर्यावरण के पेपर के सॉल्यूशन की ओर।